यस, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, साइकोलॉजी क्या है? मैसेज टाइप करिए, किस वर्ड से लिया गया ये टाइप करिए। बाकी अगर किसी को डेफिनेशन याद है तो अपना माइक ऑन करिए और डेफिनेशन बता दीजिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। व्हाट इज साइकोलॉजी? Scientific study of behavior and mental processes. ओके, मैसेज टाइप करिए आप लोग, किस वर्ड से लिया गया है साइकोलॉजी? Psyche and logos. यस, ग्रीक वर्ड। सब लोग टाइप करिए और आज आपको इस तरीके से याद पढ़ना है कि आपको ये सब चीजें याद हो जाएं। दो वर्ड आते हैं उसमें, साइकी एंड लोगस। साइकी का मीनिंग क्या होता है? टाइप करिए। जल्दी जल्दी से टाइप करिए, आत्मा, मन, बिहेवियर। सब लोग Mind. टाइप करिए, मैसेज बहुत कम आ रहे हैं। माइंड, बिहेवियर। यस, रश्मि खेत जी, आप माइक ऑन करिए और आप में जो लिखा है आत्मा। Yes, ma'am. आपने इसमें आत्मा भी लिखा है क्या? ऐसा हो सकता है कि अगर हम खाली आत्मा आत्मा को बोले? जी मैम, क्वेश्चन क्या है मैं समझ नहीं पा रही। सही लिखा है वैसे, आपने तीनों चीज लिखी है। और जैसे मैंने हाँ स्टार्टिंग में पूछा था ना किसी को कि आत्मा का विज्ञान है, तो इसको यहाँ तक नहीं बोल सकते हम आत्मा। जैसे राजेश्वर जी ने भी लिखा है आत्मा और मन। हाँ। राजेश्वर जी माइक ऑन करिए, आप बताइए, क्या साइकोलॉजी आत्मा का और मन का ही विज्ञान है क्या? जल्दी से माइक ऑन करिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जी। हेलो, उनकी शायद आवाज कट रही है। और हेलो। आएगा? हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मन ये हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी, मुझे आप लोगों को उनकी आवाज आ रही है या मुझे ही नहीं आ रही है? मैम थोड़ा थोड़ा आ रही है फिर ब्रेक हो जा रही है। अच्छा अच्छा, शायद नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। अब आप टाइप करिए, फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के फादर कौन हैं? William Wundt. सब लोग टाइप करिए। एक दो मैसेज ही आता है। कितने सारे बंदे क्लास में और सिर्फ 3 मैसेज आए हैं। क्या आप लोगों को नाम याद नहीं है? यस, सब लोग टाइप करिए। आपको टाइप करने से क्या होगा, वो सब चीजें याद हो जाएंगी। और आप इस तरीके से मत लेके चलिए कि चीजों को हम बाद में याद कर लेंगे, नहीं, ऐसा मत सोचिए, साथ साथ याद करते हुए चलिए। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब किसके द्वारा खोला गया है? विलियम वुंट। जो विलियम वुंट है, ये कहाँ के वैज्ञानिक रहे हैं, कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, पता है किसी को? जी मैम, जर्मनी लिप्जिग जो सिटी, जर्मनी का। जर्मनी के लिप्जिग सिटी में इन्होंने लैब खोला था। ओके, यस यस, राइट।
मैंने आपको कुछ स्कूल्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 जो है वो इम्पोर्टेंट है। उन 5 में से अगर जिसको पांचों याद है तो पांचों के नाम टाइप करिए, जिसको जितना भी याद है उतने नाम टाइप करिए जल्दी से। फर्स्ट कौन पांचों के नाम एक साथ टाइप करेगा? ये आपने क्रिसमस सेल्डन जून किया है, ये मैंने आपको टाइप पर्सनैलिटी के वो नहीं पूछा है, स्कूल्स पूछा है, साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में। उषा जी ने टाइप किया है। उषा जी माइक ऑन करिए और बताइए नाम। Ma'am, structuralism, functionalism, gestalt, psychoanalytic, and then behavioral. यस, सबको याद है ना ये नाम? अब इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट होती है हमारी, जैसे साइकोएनालिटिक जो मैम थ्योरी है मैं इसको क्या उनको बोल वर्ड सकते किया गया है, हैं, उनका हिंदी वर्ड नाम बताइएगा। हेलो, हाँ जी। हिंदी में वर्ड्स बताइएगा मैम। जी किस चीज का? ये जो स्कूल आप साइकोलॉजी बताए गए ना 5। मैं बता देती हूँ आपको। जो सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरलिज्म, इसको बोला जाता है संरचनावाद। ठीक है। फंक्शनलिज्म को बोला जाता है क्रियावाद। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वो तो वैज्ञानिक, उन्हें जो गेस्टाल्ट वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्हीं के नाम पर उसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोला गया है, तो उनका नाम यही रहेगा। उनको नहीं, समग्रतावाद भी है कहीं उनका नाम, गेस्टाल्ट का। जी क्या है? समग्रतावाद, समग्रवाद और समग्रतावाद भी है ऐसा। जी हो सकता है, मैंने तो इसको नहीं देखा, देख लूंगी मैं, एक बार बता दूंगी आपको। अभी एक बार चेक कर लेते समग्र की थ्योरी दी ना, जी। समग्र की थ्योरी दी ना, मतलब संपूर्ण चीजों को इकट्ठा करना। के आधार पर उसको बोला जा सकता है। बिहेवियरिज्म का अर्थ है व्यवहारवाद। साइकोएनालिटिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये इनका हिंदी है। ठीक है। हो गया आपका डाउट क्लियर? जी मैम, थैंक यू। स्ट्रक्चर का क्या बताया मैम आपने हिंदी? स्ट्रक्चर मतलब संरचना के आधार पर, आकृति के आधार पर। मैम एक जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थी वो इसमें नहीं आती क्या? ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है वो उसमें बताया गया है कि जो इसके मुख्य बताए गए हैं वो 5 हैं, ये 5 स्कूल्स हैं। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, आगे कोग्निटिव भी आता है, बट जो ये मुख्य बताए गए हैं 5 हैं। उसके बाद जब ये जो सिगमंड फ्राइड का है साइकोएनालिटिक एंड बिहेवियरिज्म में बीएफ स्किनर की जो थ्योरी बताई गई है, इन दोनों की थ्योरी के ऊपर ह्यूमनिस्टिक जो मानवतावादी सिद्धांत आया है, वो इन दोनों की चीजों को सुधारने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कुछ चीजों को आलोचना के रूप में उस सिद्धांत को बाद में लेके आया गया है, ओके। इसलिए उनको उसमें पांचों में ऐड नहीं किया जाता। फिफ्थ को क्या कहेंगे? जी फिफ्थ वाले को क्या कहेंगे हिंदी? आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से रिपीट करिए। मैम, फिफ्थ बिहेवियर के बाद जो फिफ्थ वाला है उसको हिंदी में क्या कहेंगे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ओके। जो मैं ये आगे आता है ना, मैं भी इन्होंने बोला ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, इसको मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए टाइप, मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी की टाइप कितने प्रकार की होती है। साइकोलॉजी टाइप करिए। फोर टाइप बताए थे मैंने साइकोलॉजी के। 3, दो
यस, रखा है गलत मैसेज टाइप कर रहे हैं तो बहुत कॉमन सी चीज थी ये, तो आपको नहीं भूलना चाहिए था। मैम। फोर कॉमन ट्रेट और पर्सनल टाइप करें, वो स्ट्रेटेजी माइक है। ऑन करिए अपना, वो बताइए आपने फोर कौन सी टाइप बताई है? मैम आपने मतलब ये जो सिद्धांत दिए थे क्रेस्टमर सेल्डन यंग्स वगैरह, उनमें से आप टाइप बताना है क्या मैम? नहीं 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 नहीं, आपको से ध्यान रखना है। टॉपिक्स देखिए, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी आपने फर्स्ट सेकंड क्लास की थी ना? जी रीड रीड नहीं किया तो फिर इसलिए भूल गया हूँ। मैंने आपको बोला था कल कि सब लोगों को रीड करके आना है। यस, उषा जी माइक ऑन करिए और एक बार बताइए। Ma'am, it's pure psychology where there is general psychology, abnormal psychology, developmental psychology, and experimental psychology. And you Yes. also mentioned about applied psychology, where we have clinical psychology, industrial psychology, and educational psychology. यस, एक कॉमन सी सेंस वाली बात है, आपको नहीं कुछ ज्यादा याद रहता है तो आप बेसिक चीज याद रखिए। कोई भी थ्योरी होती है, हमारा कोई भी वो होता है, उसमें एक चीज तो होती है थ्योरी की, एक होती है प्रैक्टिकल की, तो दो ही चीजें हैं हमारी साइकिल में। योग को भी पढ़ते हैं आप, एक साइड हम थ्योरी पढ़ते हैं, एक हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं, दो ही चीजें होती है ना। तो साइकोलॉजी की भी यही है, एक साइड हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, दूसरा उसका प्रैक्टिकल फील्ड होता है, तो दो ही है। चलिए मैम ने बता दिया सबको नाम, सब लोगों को ज्यादा ऐसे नाम याद करने की कोई नीड नहीं है, बट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर होना चाहिए। यस, आगे आ जाते हैं हम पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बारे में कोई बताना चाहेगा खुद से, क्या होता है? मैम पर्सनालिटी की सबसे अच्छी बहुत सारी व्याख्या की गई है, बट पर्सनालिटी की सबसे अच्छी व्याख्या ऑलपोर्ट की है, जिसने व्यक्ति के पर्सनालिटी बोलते व्यक्ति के क्रियाशील जो संगठन है वो हमेशा जो गतिमान होता है उसके आधार पर उन्होंने व्याख्या की। एक्चुअल मैंने मराठी से लर्न किया है मराठी में, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रही उस डेफिनेशन को। बात नहीं, किसी को याद है हिंदी या इंग्लिश दोनों में वो डेफिनेशन पर जैसे थी प्रॉपर? Ma'am, personality is the dynamic organization within the individual यस of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to the environment. यस, राइट। मतलब समझ में आ गया ना किसी को, या फिर से नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक्सप्लेन करूं? किसी को नहीं भी समझ में आया होगा आज भी आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं वापस से इन सब चीजों का रिवीजन नहीं कराऊंगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैम एक बार बता दीजिए। हाँ देखिए डेफिनेशन में क्या है, उन्होंने मैम ने बताया। बता दीजिए मैम। जी बताना है? यस मैम। हाँ देखिए, उसको डेफिनेशन में जो बोला गया है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, हमारी मनोशारीरिक तंत्र का एक गत्यात्मक संगठन होता है, जो किसी भी पर्सन को एक मतलब एक अपूर्व समायोजन करने पर निर्धारित करता है। इसको मैं बता देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पीपीटी करना खोलनी पड़ेगी। इनका कहने का मतलब है कि मनोशारीरिक तंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो ना, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे शरीर को देखा जाए, फिजिकली स्ट्रक्चर को हम देखें और हम बता दें कि हाँ कोई पर्सन है बहुत अच्छा है, फिजिकली फिट है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से बोलता है, तो उसके बेस पे हम उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन की अगर हम पर्सनैलिटी को जज करेंगे, कैसे करेंगे कि वो मनोशारीरिक तंत्र यानी कि उसका मानसिक और शरीर, उसके आधार पर हम उसको जज कर सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से फिट है अगर, तभी तो वो मानसिक रूप से एक अच्छा बिहेवियर कर रहा होगा। और उसके बाद आता है गत्यात्मक संगठन, जो बिहेवियर होता है हमारा, जो पर्सनैलिटी होती है मैम कुछ हमारी। प्रेजेंट करे हो क्या? जी हेलो, कुछ प्रेजेंट करे हो क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट नहीं किया है। ऐसे समझ में आ रहा है ना, मैं इसकी वो खोलूं पीपीटी?
हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि शारीरिक बनावट और मानसिक जो उसके विचार है उनको आपस में जो तालमेल हो। बिल्कुल। बोलते हैं ना कि किसी को, अगर हमें किसी को बोलना है कि बहुत अच्छा है, वो फिजिकली भी अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनता है, बट उसके विचार अच्छे नहीं है, तो क्या करेंगे? हमने किसी को देखा, नॉर्मल दूर से देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, बट जब हम उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, तो देखेंगे ओहो, ये तो देखने में ही अच्छा था, बाकी इसकी बातें अच्छी नहीं है। इस तरीके से जज करते हैं ना हम। तो दोनों चीजों को उन्होंने बोला है कि दोनों चीज होनी चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसका शरीर भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकली वो फिट होना चाहिए, और उसके विचार जो होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। उसके बेस पर एक पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। गत्यात्मक संगठन का मतलब आता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आता है कि जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारी चेंज होती रहती है, कभी भी एक नहीं रहती है। जैसे बोला जाए कि कोई पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बट उसको ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि उसको कोई उसको कुछ बोल दे, उसको अचानक सडनली गुस्सा आ जाए, गुस्सा भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे जा रहा है, हमें मारे जा रहा है, हमारा बिहेवियर है कि हम शांति रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम रिएक्शन करते हैं। तो जैसी परिस्थिति रहती है ऐसा इंसान रिएक्शन करता है। तो उस हिसाब से कहा जाता है कि पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई एक पर्सन है जो क्या करता है, उसकी नौकरी लग गई है, पहले वो बहुत ईमानदार था, बट कहीं ना कहीं किसी कारण उसके मन में ऐसा विचार आ गया कि उसने ईमानदारी कम कर दी। तो ये क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ कि उसने उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। बाकी और सारे गुण सही हैं, पर कोई एक चीज चेंज हो गई। तो इसको बोला जाता है गत्यात्मक संगठन की पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। यूनिक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हर पर्सन यूनिक तरीके से अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है। एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट उन्हीं में से एक टॉपर होता है और एक सबसे लास्ट भी होता है, सबसे बिल्कुल लो लेवल पे होता है, एक हाई लेवल पे होता है। तो वो किस वजह से है? क्योंकि उनकी दोनों की पर्सनैलिटी उनकी खुद की है, कि किसी को उनको कैसे समझ में आता है, कौन कितना पढ़ाई को टाइम दे रहा है, उस वातावरण में किस तरीके से अपने आप को ढाल रहा है, ये उनका खुद का है। समझ में आए यहाँ तक? जी जी मैम। मैम। यस मैम। यही था पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। आगे अब आपको बताना है टाइप, पर्सनैलिटी के टाइप्स आपको टाइप करने हैं। कितने प्रकार के बताई थी मैंने? रश्मि जी ने टाइप करा है 3। 3 में कौन कौन से जो 3 टाइप है उनके नाम बता दीजिए। यस, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। नीता जी माइक ऑन करिए, बताइए सोशल पर्सनैलिटी से आप क्या समझती है? जल्दी से माइक ऑन करिए और बताइए। मैम आपने मुझसे पूछा? हाँ, निशा नहीं, हाँ चलिए, नीता जी से पूछा था। ओके ओके। बताइए, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं पता मुझे, इस तरीके से भी आपको यस मैम, नहीं पता। नहीं रहना है। हाँ जी बताइए, निशा जी आप ही बता दीजिए। मैम सोशल पर्सनैलिटी एक अगर कम शब्दों में कहें तो हम जो सामाजिक व्यवहार के आधार पर कि हम समाज में किस तरह का व्यवहार करते हैं अपने अड़ोस पड़ोस के आसपास के लोगों से, सभी से। जी बिल्कुल सही, ये हो गई आपकी सोशल पर्सनैलिटी। अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन के इस पे बताया था कि कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की मैंने टाइप में, 2 बताए थे, टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच। तो टाइप में मैंने आपको कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे, कितने क्लासिफिकेशन बताए थे, उनके नाम टाइप कर दीजिए। यस, नाम टाइप करिए क्लासिफिकेशन में। अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया। यस, आ गया है। फर्स्ट किनका आया है? मुंडिक जी माइक ऑन करिए और बताइए।
जी मैम। जी, नाम बता दीजिए कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे। क्रेट्समर का था, सेल्डन का था, जंग्स का था, फ्रीडमैन्स का था। यार फ्राइडमैन, जुंग, क्रिस्मर, सेल्डन। यस, जी। 4। आगे निशा जी ने टाइप करा है, जो ये बताइए आप, ये किसके टाइप हैं? जो निशा जी ने टाइप कर दिया है, ये किसकी क्लासिफिकेशन है? किसके टाइप से? बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। नाम बताइए इनका। क्रेस्मर। क्रेस्मर। यस, क्रेस्मर के, बिल्कुल सही। यस, अब आप टाइप करिए सेल्डन। सेल्डन ने कितने टाइप बताए हैं? नाम टाइप करिए। फोर किन्होंने लिखा है? यस, और सब सब लोग टाइप करिए, सिर्फ 2 मैसेज आए हैं। भावेश कुमार जी माइक ऑन करिए, बताइए नाम। हम एक्टोमोर्फी, एंडोमोर्फी और मेसोमोर्फी। यस, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस मैम। यस, बताइए। इसमें आते हैं एक्टोमोर्फी में आते हैं पतले लोग व लंबे लोग, है ना, और जो जिम्मेदारियों से भागते हैं, ऐसा कुछ करके बताया था। और एंडोमोर्फी में आते हैं आई थिंक जो थोड़े से छोटे रहते हैं। इसमें प्रत्येक टाइप से लोग आते हैं जो छोटे रहते हैं और मिलनसार रहते हैं। और मेसोमॉर्फी में शायद एथलेटिक टाइप से लोग आते हैं जो कि सभी में घुल मिल जाते हैं, खिलाड़ी टाइप से। दोनों की मिक्स टाइप होता है, एक्टो और एंडो का, दोनों का अगर बोला जाए तो। अच्छा अच्छा। जी। यस, नेक्स्ट बताइए फ्राइड मैन। फ्राइड मैन ने कितने टाइप बताए हैं? जल्दी से टाइप करिए। 2। 2। यस। हमारे क्लास में कितने बंदे हैं? उनमें से कितना कम मैसेज आता है? कम से कम 4 या 5 बंदों के मैसेज आ रहे हैं बस, वही रिपीट होके, बाकी नए पर्सन कोई भी मैसेज नहीं कर रहा है। ये आपके लिए फायदेमंद है। रश्मि जी ने नाम भी टाइप कर दिए हैं, सब लोग टाइप करिए। उषा जी ने नाम टाइप करा है। चलिए, एक्सप्लेन कौन करेगा, इनको बताएगा कौन? जी मैम। यस, बताइए। ए टाइप में कंपटीशन व्यक्ति रहते हैं, जैसे कंपटीशन की भावना रहती है उनमें, कंपटीशन की भावना रहती है तो उसमें तनाव भी ज्यादा रहता है। हाँ जी। लॉजिकल सोचने वाले होते हैं ए टाइप में। जी। और बी टाइप में देखे तो फ्रीली माइंड रहता है उनका, हैप्पीनेस रहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग रहती है उनकी। जी, बिल्कुल। अब लास्ट बचा है आपका जूम क्लासिफिकेशन, टाइप करिए। 3 टाइप। यस, नाम टाइप कर दीजिए। इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, एम्बिवर्ट, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, मिश्रित। यस, सब लोग टाइप करिए। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। चलिए, माइक ऑन करिए कोई भी और बता दीजिए, इनको एक्सप्लेन करिए। इंट्रोवर्ट मैम जो अपने आप में रहे, ज्यादा घुलन मिलनसार नहीं रहता। एक्सट्रोवर्ट जो घुलन मिलनसार रहता है और सभी से मिलता है। और एम्बीवर्ट वो रहता है जो समय काल के अनुसार कभी इंट्रोवर्ट होता है और कभी एक्सट्रोवर्ट होता है। जैसे गेस्ट वगैरह आए तो
कभी अच्छे से बात कर ली और कभी कभी एकदम शर्माया शर्माया से घूम रहा है। ठीक है, दोनों का मिक्स टाइप होता है, ना तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट, ठीक होते हैं, अपने वातावरण के अनुसार खुद को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ऐसी टाइप की पर्सनैलिटी होती है उनकी। चलिए, ये आपके टाइप पूरे हो चुके हैं। अब मैंने आपको ट्रेट अप्रोच में कुछ बताई थी थ्योरीज, उनके नाम बताइए कौन कौन सी थी वो। संख्या मैं बता देती हूँ आपको, 3 बताया था, तो नाम बता दीजिए आप। जल्दी से टाइप करिए। कार्डिनल सेंटर कॉमन, कार्डिनल सेंटर कॉमन, कार्डिनल सेंटर सेकेंडरी। ये आपने सबने सही बताया है, बट मेरा मेन क्या था। यस यस यस, रश्मि जी माइक ऑन करिए, बताइए। यस मैम, 3 टाइप के ट्रेड थ्योरी, ट्रेड अप्रोच है, ऑलपोर्ट का, कैटल का और कम। यस, 3 का हमने पढ़ा था, ओलपोर्ट, कैटल, कम, तीनों का। अब आप टाइप करिए सॉरी, ओलपोर्ट। ओलपोर्ट ने जो दिए हैं, कितने टाइप दिए, उनके नाम टाइप कर दीजिए। यस, 3 टाइप, 3 कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन और सेंटर किसने टाइप किया था अभी? कॉमन यूनिक सरफेस सोर्स, ये किसके हैं निशा जी? क्या उलपोर्ट के हैं ये? मैम ये अल्पोर्ट के कॉमन, उषा जी बताइए, क्या ये क्या उलपोर्ट के हैं या किसके हैं? कैटल सॉरी मैम, ये कार्डिनल, सेंट्रल और कॉमन। हाँ जी, मैंने आपको या कार्डिनल, सेंट्रल एंड कॉमन। यस, फर्स्ट में इनकी थ्योरी, इसमें जो ओलपोर्ट की थ्योरी है वो क्या करा गया है इन्होंने, इसमें मैंने आपको बताया भी, तो इन्होंने पहले 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, सामान्य सॉरी कॉमन और ये पर्सनल। ये टाइप बताए हैं, कार्डिनल, सेंटर एंड कॉमन, जिसको सेकेंडरी भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जी मैम। ओके, फिर से बताइए मैम, क्या बोल रही हैं आप, फिर से बताइए। देखिए, जो ओलपोर्ट की थ्योरी है, इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने उसको अपनी थ्योरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप बताए पर्सनैलिटी के, सामान्य यानी कि कॉमन, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन है उसका कोई भी टाइप नहीं है, बट पर्सनल के टाइप है 3, कार्डिनल, सेंटर एंड सेकेंडरी कॉमन, जिसको भी कॉमन और सेकेंडरी दोनों बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब जिसको पता है सेकंड स्टेट्स में मैंने, हाँ जी, ये ये अप्रोचेस की किसके हैं, शीलगुन ये किसके अंतर्गत आते हैं, फ्रीडम के ना? कौन सा बताइए एक बार, मुझे समझ नहीं आया। ये ऑलपोर्ट, रेल्ट और ये कैटल वाला, हाँ जी, ये ऑलपोर्ट, कैटल और ये कम वाला हाँ किसके जी, अंतर्गत आता है? देखिए, पर्सनैलिटी की ना जो थ्योरीज दी गई है वो 2 टाइप से बताई गई है, टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर, और ट्रेट यानी कि सील गुण के आधार पर। जो हमारी टाइप वाली पढ़ी है उसमें हमने क्या करा है, फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा है, उन सब के आधार पर बताया है कि पर्सनैलिटी कैसी होती है। ट्रेट में ज्यादा सील गुण यानी कि गुणवत्ता के आधार पर उनकी बताया गया है कि वो कैसे गुण रखते हैं, जिसको एक हिसाब से बोला जाए, बहुत अगर आध्यात्मिक भाषा में बोला जाए कि संस्कार भी जिसको बोल सकते हैं, ये ट्रेट उसमें लिया गया है, ठीक है।
ट्रेट अप्रोच जो होता है, कहते हैं ट्रेट अप्रोच जो होता है हमारा, जो चेंज नहीं होता, जो पर्सनैलिटी हमारी कभी बदल नहीं सकती, उसको बोला जाता है ट्रेट। तो आपने देखा होगा कुछ हमारे संस्कार, कुछ सभ्यताएं हम ऐसी सीख लेते हैं जिनको हम कभी बदलना नहीं चाहते हैं और ना हम बदल सकते हैं, वो हमारे ट्रेट थ्योरी में आते हैं। ठीक है, क्लियर जी हुआ मैम। डाउट? ठीक ठीक जी। यस। अब आपको टाइप करना है कैटल का वैसे उन्होंने टाइप कर दिया था, बट आप फिर से एक बार टाइप करिए। नहीं नहीं रुकिए, मैंने आपको पूछा था सॉरी, मैंने आपको पूछा था जो सेकेंडरी ट्रेड्स मैंने आपको बताया था, यानी कॉमन भी जिसका नाम है, उसके बारे में किसको पता है? जिनको पता है माइक ऑन करिए और बताइए कैसे होते हैं। मैम ये जो है सेकेंडरी ट्रेट, ये हमारे बिहेवियर से होते हैं, बिहेवियर से व्यक्त कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम पर्सनालिटी, जो पर्सन की किसी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसका हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। और उस उससे उसका जैसे नॉर्मल होते ही है जो होते हैं, इसमें हमारी नॉर्मल आदतें होती है कि हमारी रोज की खाने पीने की आदतें, हमारा पहराव कैसा है, हमारी पसंद कैसे, से नॉर्मल इसके ट्रेट्स होते हैं ये। इसमें से हम पर्सनालिटी का ज्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। यस यस, वही चीज मैं देखना चाह रही थी। ये जो पर्सन होते हैं, क्या होता है, थोड़े ऐसे लो लेवल थिंकिंग टाइप पर्सन होते हैं। ये इसमें वे पर्सन आते हैं जिसमें हमारी नेचुरल आदत आती है, जैसे खाना पीना, इन सब से रिलेटेड। तो इस टाइप की, इन सब के आधार पर पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा जज नहीं किया जा सकता। ओके, अब आपका बचा है, ये हो गया कम की जो टाइप बताए गए हैं उसको बता दीजिए। टाइप करिए। भावेश जी ने टाइप कर दिया कैटल का, बट आपको कम का टाइप करना है, कैटल का पहले हो चुका है। मैम हाँ जी, मैम अभी मेरी ना आज ही आपसे फर्स्ट क्लास है, आपने जो अभी तक पढ़ाया उसका पीडीएफ एक बार ग्रुप नंबर 7 में शेयर कर देंगे फिर से आज? जी मैम अभी तक नोट्स शेयर नहीं करे हैं, मैं कर दूंगी आज। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिज्म, यस, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, यस। निशा जी, रश्मि जी ने टाइप कर दिया है। बाकी भी सबको याद है ना? बीनू जी माइक ऑन करिए, बताइए नाम। मैम अंतर्मुखी, बाह्यमुखी हाँ और जी दो नहीं पता जी। मैम, यही पता है। अब इसको मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। अंतर्मुखी बाह्यमुखी तो आपको पता चला है। न्यूरोटिसिज्म को बोलते हैं स्नायु विकृति, ठीक है। और क्या बोले मैम? स्नायु? जी, मैम फिर से एक बार। स्नायु, स्नायु विकृति, विकृति, सॉरी विकृति नहीं, विकृति। स्नायु समझते हैं ना? स्नायु किसको बोला जाता है? नर्व को, मसल्स, नर्व्स को। नर्व्स को बोला जाता है, मसल्स को नहीं। सिग्नल्स पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो उसी से रिलेटेड है ये हमारा, ब्रेन से, और हाँ हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी, सही। अब आपको क्या बताना था आगे? साइकोटिसिज्म को बोला जाता है विक्षिप्तता। मनोविक्षिप्तता। हाँ जी, विक्षिप्तता, यस। वैसे तो अगर आप हिंदी के नाम से देखेंगे इनको समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या बताया जाए, किस टाइप की पर्सनैलिटी होती होगी। यस मैम।
किसी को कोई एक्सप्लेन करेगा एक बार इन चारों को? मैम अंतर्मुखी में जो काफी खुद में रहने वाले होते हैं, ज्यादा बाहर लोगों में इन्वॉल्व होने वाले नहीं होते। बहिर्मुखी होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो बहुत हर किसी से खुश होकर बात करने वाले और मतलब खुले नेचर के होते हैं। हाँ जी। स्नायु विकृति में आएगा मैम कि जो पॉजिटिव में भी ज्यादातर नेगेटिव चीजें ढूंढने वाले होते हैं, थोड़ी नेगेटिव थॉट ज्यादा होती है उनके भी अंदर। हाँ जी। और मनोविक्षिप्तता में होता है जो डिस्टर्ब नेचर के होते हैं, हर छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, अपने आप को मतलब स्थिर नहीं रख पाते। जी बिल्कुल। ये आपका हेतु की हुआ था। अब इसमें आप लोगों को अगर कोई भी चीज फिर से पूछना है तो आप बता सकते हैं, बाकी ये आप लोगों का पूरा हो चुका है और आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने बताया था आपको सबका नाम लिखना और सबके टाइप्स लिख लेना, कौन कौन सा किसका टाइप है, ताकि तुरंत आपको याद रहे। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है, इन सब में से एक एक का नाम दे देगा, क्रिस्मर का एक टाइप बता देगा, शेल्डन का एक दे देगा, फ्राइडमैन का एक दे देगा, दूसरी साइड पे उनके नाम लिख देगा, क्रिस्मर का, शेल्डन का, इनका क्रॉस में आपको उनको मैच करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोगों को उनको सबके जितने भी टाइप्स हैं सब याद करने हैं। मैम ये नोट शेयर कर दीजिएगा, अभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए। हाँ जी बिल्कुल शेयर कर दूंगी। और बाकी सब साथ साथ कोशिश करिए। लास्ट टाइम पता नहीं कब पेपर आ जाता है, पता नहीं चलता है, टाइम ऐसे निकलता रहता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे सब लोग अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाइए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। मैम ये आइजेंक और इनका नहीं है ना अपने को, माइक्रा एंड कोस्टा उनका नहीं है ना कुछ अभी इसमें? इसमें नेट की पढ़ाई में, नेट जीआरएफ की जो भी पढ़ाई उसमें आइजेंक की थ्योरी शायद इसमें, ये एक मिनट, ये जो कम ट्रेड थ्योरी है ना हमारी, हाँ ये उन्हीं के टाइप्स हैं। मैम एक्चुअली मैंने तो पढ़ा था, एक्चुअली वो नहीं बता रही मैं, जिस पढ़ रही कि उनका पेन है, 3 ही है आइजेंक में। तो मैंने पढ़ा था एक बुक में 3 ही उनका पेन प्रारूप बोलते उसको। पेन इज साइकोटिज्म, ई फॉर एक्सट्रोवर्ट, पी एन फॉर न्यूरोटिज्म। तो 3 ही पढ़े थे मैम टाइप आइजेंक के। तो जिस किताब से मैंने पढ़ा है आपको, उसमें ये चारों बताए गए, कुछ में ना दिए गए हैं अलग अलग ना, कुछ हाँ वही कंफ्यूजन है। अच्छा होगा मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। मैं जस्ट पढ़ा तो मैं इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने पूछ लिया। तो 4 लिखना है ना आइजेंक के? कुछ बुक्स में ना दिया गया, जैसे मैंने एक में पढ़ा था कैटल के, उन्होंने सिर्फ 2 ही बताए हैं, सरफेस और सोर्स। उन्होंने यूनिक और कॉमन और यूनिक नहीं बताया है। तो कुछ बुक्स में ना है ऐसा। हाँ 2, मेरे पास भी जो बुक है 2 ही है उसमें, 4 नहीं है। आप जो बता रही बराबर है। ऐसे कॉमन इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है ज्यादा कि कौन सा सही गलत, इसलिए मैंने पूछ लिया मैम। वो आता है कुछ बुक्स में ना, इस तरीके से दिया गया है, मैंने भी देखा है वो। ठीक है मैम, थैंक यू, चलेगा, डाउट क्लियर हो गया वो जी। बाकी और तो किसी को कुछ नहीं पूछना। मैम ये जो आपने ट्रेड अप्रोच 3 बताए हैं, एक ऑलपोर्ट ये भी नेम है, ये कैटलर ये भी नेम है, ये कम भी कोई किसी का नाम है क्या? ये कम नाम नहीं है, इनका जो नाम है वो इनका है आइजेंक का है, HJ आइजेंक करके उनका नाम है। इनकी थ्योरी में एक बार मैं इसको देख लूंगी, वैसे ना मुझे इसमें थोड़ा, मैं आपको कल चेक करके बता दूंगी, पर ये जो लिखा है मैंने उस नोट्स में वो तो यही है इनका नाम। एक बार मैं देखती हूँ। मैम हाँ जी मैम, मैं बोल रहा था अभी अपन कुछ नया पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा बेसिक ना। नहीं मैम, मैं बोलता कि अगर नहीं पढ़ने वाले तो अपन पुराना एक बार आप रफ थोड़ा रिवाइज करा सकते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्टिंग से। ठीक है। आप लोगों में से कोई कराना चाहेगा? मैम आप ही करा दीजिए स्पीड से, क्योंकि हमारे छूट गए हैं पहले वाले लेक्चर्स जब तो स्टार्ट। मैम ये पीपीटी फिर से ऑन करूं? कर देती हूँ, जी मैम। समझ में आएगा, रुक जाइए वैसे।
अभी हमारे पास टाइम भी है। रिपीट कराना है क्या उनको? मैं फर्स्ट क्लास वाला कराऊं जो जहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट करा था, या फिर पर्सनैलिटी से? मैम फर्स्ट क्लास से करवा दीजिए। फर्स्ट क्लास से। ओके, एक सेकंड, फिर आपको लिखना पड़ेगा। कितनी क्लास हो गई मैम? 4-5 ये या 4, ज्यादा हो गई? ये कौन सी क्लास है? फर्स्ट सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में भी बहुत कम पढ़ाया गया था, उसमें भी इतना कोई ज्यादा नहीं हो पाया था, कुछ छोटा ही है वो भी। बड़ा नहीं था वो। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। जी मैम। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था जनरल साइकोलॉजी से, हमारा पेपर है ये। तो अब आप यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आता है व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी को बोला जाता है, ये ग्रीक वर्ड है, साइकी प्लस लोगस। साइकी मीन्स होता है माइंड एंड बिहेवियर। आत्मा बोला जाता है, पर जब तक उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं किया गया तो तब तक आत्मा बोला जा रहा था, ठीक है। पर जब हम उसको साइंटिफिक, अगर हम साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी करके बोल रहे हैं तो वहां पर हम आत्मा नहीं बोलते, फिर माइंड एंड बिहेवियर करके बोला जाता है। साइकी मीन्स होता है माइंड एंड बिहेवियर, लोगस यानी स्टडी। लोगस तो हर जगह स्टडी का ही होता है, ऐसा अध्ययन या ऐसा विज्ञान जो हमारे माइंड को एंड हमारे बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है, उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। अब हमने इसकी छोटी सी हिस्ट्री देखी थी कि पहले क्या था। जब तक विलियम वुन ने इनको एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया था, उससे क्या पहले क्या बोला जाता था कि जो साइकोलॉजी है ये क्या है, हमारे दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच बोलते थे, कि फिलोसफी की एक ब्रांच है। फिर उसके बाद क्या किया गया, जब विलियम वुन ने क्या किया, एक फर्स्ट उन्होंने साइकोलॉजी लेबोरेटरी जर्मनी में खोला, तो उसके बाद इन्होंने उसको सिद्ध कर दिया कि साइकोलॉजी एक फिलोसफी का, एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, ये एक विज्ञान की ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है जिसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, कि साइकोलॉजी के फादर कौन है? विलियम वुंट है। और फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब किन्होंने खोला? विलियम वुंट ने खोला है। अब मैंने आपको इसमें पढ़ाया था टाइप, देख लीजिए। फर्स्ट, साइकोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी यानी कि थियोरेटिकल पोर्शन, और अप्लाइड जिनमें हम लोग अप्लाइड, जिनको कुछ किसी फील्ड में अप्लाई करा जाता है। जनरल साइकोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है हमारी जो बेसिक एनाटॉमी के हिसाब से, कि हमारे साइकोलॉजिकली हमारी एनाटॉमी किस तरीके से कोरिलेट करके वर्क करती है, सब चीजों के बारे में हमारे जनरल साइकोलॉजी में मिलता है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी से समझ आ रहा होगा आपको, डिजीज का अध्ययन किया जाता है, कुछ बीमारियां, मानसिक रूप से बीमारियां जो है उनके कारण क्या है, लक्षण क्या है, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उन सब का अध्ययन हमारी अब नॉर्मल साइकोलॉजी में होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में साइको एनालिटिक थ्योरी आपने देखा था ना हमने पीछे, और हमारा जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये दोनों ही हमारे क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। इन सब दोनों थ्योरीज में हमें बताया गया है कि हमारे जन्म से लेके जब तक का हमारा जीवन होता है, एक इंसान किस तरीके से डेवलप करता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, इन सब चीजों के बारे में, नीड्स के बारे में, क्या क्या उनकी नीड्स होती है, इन सब के बारे में बताया गया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है कि बोला जाता है कि जैसे हमारे थॉट्स है, हमारा आईक्यू लेवल है, इन सबको ऐसे कैसे चेक किया जा सकता है। बट साइकोलॉजी के फील्ड में भी कुछ ऐसे टेस्ट बनाए गए हैं, क्वेश्चनर्स बनाए गए हैं, जिनके आधार पर हम इन सब चीजों को चेक करते हैं। मेमोरी लेवल का, आईक्यू का, इन सब के टेस्ट हैं
साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स जिनको बोला जाता है, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है। अप्लाइड साइकोलॉजी यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये क्या होता है, ये भी हमारी डिजीज से रिलेटेड है। किस तरीके से आप किसी बीमारी को काउंसलिंग एंड मतलब काउंसलिंग तो होता है कि उसमें हम उनको क्लिनिकल काउंसलिंग में ये अंतर होता है कि काउंसलिंग जो होती है छोटी चीज के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं, पर क्लिनिकल एक बड़े लेवल की बात होती है, उसमें हम उनको परामर्श भी देते हैं एंड किस तरीके से कुछ दवाइयाँ, मतलब इन सब सारा टोटली उसमें ध्यान दिया जा सकता है, बोला जा सकता है क्लिनिकल में। मानसिक उसके लिए ही होती है, ये भी हमारी इंडस्ट्रियल में आता है। इंडस्ट्रियल में आता है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी आजकल क्या होता है, काउंसलिंग की जाती है कि अगर आपको किसी को रखना है, जैसे आपने पढ़ा होगा हमारा विश्व युद्ध जो होते थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस समय भी काउंसलिंग की जाती थी। किस तरीके की काउंसलिंग की जाती थी कि कौन सा पर्सन किस मोर्चे को संभालने के लायक है, कौन सा पर्सन किस कंडीशन में वो कर सकता है, तो इस तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाती थी। तो इंडस्ट्री में भी यह है कि जब किसी पर्सन को हायर किया जाता है तो उस लेवल पे वो लोग काउंसलिंग करते हैं। एजुकेशनल में आपको पता है, आप स्कूल एडमिशन लें तो वहां पर भी आपका टेस्ट लिया जाता है, किसी भी बड़े फील्ड में जाए वहां पर आपका इंटरव्यू होता है, ये भी एक तरीके से हमारी काउंसलिंग है। तो ये भी एक तरीके से हमारी क्या है, साइकोलॉजी उसमें इस तरीके से यूज करी जाती है। ओके, आगे चलते हैं। ये इतना ही था। और ये पर्सनैलिटी का था, मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। हेलो, आपने क्लिनिकल का यस मैम। हाँ जी, आवाज आ रही थी ना, बता दीजिएगा। हाँ जी, यस यस मैम, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, क्योंकि मेरा नेट शायद खत्म हो चुका है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। अब हम आ जाते हैं सीधा पर्सनैलिटी पे। तो पर्सनैलिटी जो है वो पर्सोना, लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब, जिसको बोला जाता है मुखौटा। तो बोलते हैं पर्सनैलिटी को पहले क्या किया जाता था, इस तरीके से आपको बाहर से बाहरी वेशभूषा को देख के मान लेते थे कि पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। तो बोलते हैं इसको हम इसमें लिखा है जैसे कि मुखौटा क्या होता है कि जो नायक नाटक करते समय उसको पहनते हैं, एक पर्सन है, इसको आप सोचे, हमने देखा होगा एक तो आर्टिफिशियल तरीके से एक मुखौटा पहना जाता है, बट क्या होता है कि एक पर्सन है जो मूवीज में विलन का रोल करता है, क्या उसकी विलन जैसी पर्सनैलिटी है? क्या वो विलन है? नहीं है। बट वो जिस तरीके का वहां पे अपने आपको शो दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो भी एक पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। पहले ऐसा माना जाता था, बट उसके बाद क्या किया गया, करीबन ये 49 डेफिनेशन के बाद ये 50 डेफिनेशन है हमारी ओलपोर्ट की, जिसमें इन्होंने एक सुंदर तरीके से व्यक्तित्व को परिभाषित किया है कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में अपने अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। जैसे पर्सनैलिटी क्या होती है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, मनोशारीरिक तंत्र होता है, यानी कि मन का और शरीर का मिला जुला एक तंत्र है, संगठन है। और मनोशारीरिक तंत्र का संगठन का मतलब क्या है कि उसमें हमारे मन के भी गुण होने चाहिए और हमारे शारीरिक। अब ऐसा नहीं कि हम फिजिकली फिट है, सब चीजें सही हैं तो हम मानेंगे अच्छी पर्सनैलिटी है, नहीं। हमारी विचारधाराएं जो है, हमारे बोल चलने चाल बातचीत करने का तरीका जो है, वो भी हमारा सही होना चाहिए। गत्यात्मक संगठन का मतलब है कि पर्सनैलिटी कभी भी एक जैसी नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। एक टाइम पे एक पर्सन ईमानदार हो सकता है, बहुत सारे पैसे पाने के बाद वो अपनी ईमानदारी भूल जाए, तो इस तरीके से वो बदलती रहती है। यूनिक एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हर पर्सन अपने वातावरण के साथ एक अलग तरीके से एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। अब इसमें 3 टाइप बताए थे मैंने, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल यानी कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका पहनावा कैसा है। मेंटल यानी कि आपकी विचारधारा कैसी है, आप कैसी सोच रखते हैं। सोशल यानी कि आपके आसपास में आपके रिश्ते कैसे हैं, आप सोशली सबसे कैसा मेल जोल करके रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सोशल पर्सनैलिटी होती है। टाइप अप्रोच में मैंने आपको पढ़ाया था जूम क्लासिफिकेशन, क्रिस्मन, शेल्डन एंड फ्राइडमैन का, रोसमैन, इन दोनों का एक ही आता है।
क्रिस्मस ने जो बताया है वो 4 बताए हैं, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक्स एंड डिस्प्लास। इनको एक्सप्लेन करूँ या ऐसे ही चल जाएगा? हेलो। मैम ठीक है, कोई मतलब नाम भी ओके बस। ओके, बता दीजिएगा आवाज जाए तो मेरी। शेल्डन, शेल्डन में भी इन्होंने, मैं इसमें ही बता देती हूँ आपको, दोनों को फोटो को देखे समझ में आ जाएगा। इसको आप फर्स्ट देखिए बीच से, एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं पिकनिक से, इसी को देखिए आप। हाँ यस, जो पिकनिक बताया था ना मैंने, उससे थोड़े मैच खाते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी हाइट थोड़ी कम होती है और ये थोड़ी इनके पेट, शेल्डन पर फोकस कर रहे हैं ना, वैसे पेट के स्ट्रक्चर पे करा है कि इनका पेट जो होता है ना थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, वो होते हैं हमारे एंडोमॉर्फी। उसके बाद एक्टो, एक्टो कैसे होता है, पेट थोड़ा अंदर होता है, एकदम लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं। मेसोमॉर्फी कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो थोड़ी सामान्य होती है, ना तो पतले होते हैं ना मोटे होते हैं। इसका मैच करता है इनका एथलेटिक्स, जो खिलाड़ी होते हैं वो कुछ इस पर्सनैलिटी के होते हैं, जो फिट एवरेज लेवल में होते हैं। क्लासिफिकेशन में आता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि जो अपने आप में रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट जिनको बाहर घुलना मिलना पसंद है, और एम्बीवर्ट जो होते हैं वो दोनों का मिक्स होते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से अपना बिहेवियर रखते हैं। साइडमैन में आता है ए टाइप, बी टाइप। ए टाइप के पर्सन कैसे होते हैं, इनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, दूसरों से कॉम्पिटिशन की भावना रखते हैं। और बी टाइप कैसे होते हैं, फ्री माइंड होते हैं, उनको अपने से मतलब होता है, दूसरों से कुछ नहीं होता है। और ये थोड़े लॉजिकल माइंड के होते हैं, ये थोड़े क्रिएटिव टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में क्या होता है, कुछ ऐसे गुण हमारे अंदर होते हैं जो बदलते नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता संस्कृति जो होती है वो हमेशा हमारे अंदर रहती है, हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी उसमें चले जाएं, पर कहीं ना कहीं उसको हम शो करते हैं। अब इसमें ओलपोर्ट ने जो बताया है वो 2 बताए हैं, पहले कॉमन एंड पर्सनल। पर्सनल में फिर 3 टाइप बताए गए हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड कॉमन। इसको कॉमन को सेकेंडरी भी बोलते हैं। बताया है इसको। हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रहे ना? ओके, इनको एक्सप्लेन करना है या चलना है आगे? बता दीजिए आप लोग ना। कर दीजिए मैडम, लास्ट टॉपिक ही है। ओके, अब आप इसको यहाँ से देखिए। कार्डिनल ट्रेट के पर्सन कैसे होते हैं, ये थोड़े जैसे बोलते हैं हायर लेवल, इनकी विचारधारा जो होती है ना थोड़ी हायर लेवल होती है। कहते हैं कार्डिनल ट्रेट्स जो ऐसे होते हैं हमारे अंदर, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको कभी छुपाया नहीं जा सकता। जैसे कुछ महान विभूतियां हमारी हुई हैं, विवेकानंद जी, गांधी जी। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का पालन करा है, तो ऐसा नहीं था कि वो किसी एक जगह ही अहिंसा कर रहे हैं, वो सबके साथ करते थे, क्योंकि वो उनका गुण था, कुछ ऐसे गुणवत्ता थे उनके अंदर। तो इस टाइप के पर्सन जो होते हैं उनको बोला जाता है कार्डिनल। सेंट्रल में कौन आते हैं, सेंट्रल में आ जाते हैं कि कुछ गुण हमारे ऐसे होते हैं जो हमें एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा ईमानदार है, कोई बहुत ज्यादा दयालु है, जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है, वो इस तरीके के पर्सन होते हैं। सेकेंडरी में कौन से आते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं हमारे, ये लो लेवल टाइप हमारे आते हैं, लो लेवल पे। ये कुछ ऐसी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे जिनके आधार पर ज्यादा पर्सनैलिटी को जज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे हेयर स्टाइल, इन सब चीजों के आधार पे हम ज्यादा पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते, बट उसमें इस तरीके की पर्सनैलिटी आती है। अब आगे आ जाता है हमारा कैटल का। कैटल में हमारे कॉमन, यूनिक, सरफेस एंड सोर्स। हेलो। हाँ जी, सेकेंडरी बताया मैम, वो कॉमन में है क्या, जो तीसरा पॉइंट बताया गया है? हाँ जी, ये जो कॉमन लिखा है ना, इसको बुक में सेकेंडरी लिखा है, कॉमन भी लिखा है। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हैं मैम, क्योंकि वो 2 प्रकार बताए गए थे ना, सामान्य और व्यक्तिगत। बता रही थी आपने इसको। कॉमन की जगह पर फिर सेकेंडरी लिखना पड़ेगा। यस, उसको आप सेकेंडरी कर लीजिएगा तो आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने ठीक है, थैंक यू मैम।
अब आगे आता है हमारा कॉमन, यूनिक, सरफेस एंड सोर्स। कॉमन में क्या आता है? कॉमन को बोला गया है कि ये ऐसे कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सभी के अंदर विद्यमान होते हैं। जैसे हमारे कुछ छोटे से कॉमन से गुण होते हैं, सब लोग ईमानदार होते हैं, सब लोग सच बोलते हैं, सब लोग ही अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो कुछ गुणवत्ता ऐसी होती है जो सब में विद्यमान होती है। अब ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही एकदम सत्यवादी एडिशन है, नहीं, वो जो सबके अंदर कॉमन गुण होते हैं उस टाइप की भी गुणवत्ता पर्सनैलिटी को बताया गया है। यूनिक में आता है, इसमें यूनिक को सेंटर को ना एक साथ लिया जा सकता है। यूनिक में भी आता है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, इसमें ऐसे आता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बिल्कुल नहीं आता है। तो वो क्या कहते हैं, सिचुएशन के हिसाब वाले होते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको बोल दिया जाए कुछ समय के लिए कि आपको गुस्सा नहीं करना, बट अगर उसके सामने ऐसा कोई माहौल आ गया या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, चाहे वो अपने आपको कितना भी संभाले, पर वो वहाँ गुस्सा कर ही जाता है, वहाँ उसकी पर्सनैलिटी दिखी जाती है। सरफेस में आता है, सरफेस में कुछ इस तरीके के पर्सन आते हैं जिनका जो खुद का कार्य ना खुद नहीं करना पसंद करते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा होता है चिड़चिड़ा टाइप, मतलब इनको क्या होता है कि चाहते हैं कि इनका काम दूसरा कर दे, इनको कुछ करना ना पड़े और समय पे भी हो जाए, कुछ इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है। सोर्स क्या होता है? सोर्स पर्सनैलिटी के पर्सन क्या होते हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग चलना पसंद है, अपना काम खुद करना पसंद है, लाइफ में हर दिन कुछ नए नए टारगेट्स बनाना पसंद है, उनको अचीव करना पसंद है, बट ये थोड़े से इमोशनली होते हैं, इमोशनल टाइप के पर्सन होते हैं। मैम इसके हिंदी में भी वर्ड्स मिलेंगे क्या मैम? इनके हिंदी में वर्ड मैं यस कॉमन इसकी हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको। कॉमन का क्या होएगा? सामान्य, और यूनिक को क्या बोला जाता होगा? यूनिक का मुझे देखना पड़ेगा इसमें थोड़ा। और सरफेस का जो होता है उसको बोलते हैं सतही, और सोर्स का तो पता है आपको, सोर्स यानी मूल जो बोला जा सकता है वही है सोर्स, जिसको मैम यूनिक को विशेष यूनिक बोला, अनोखा विशेष बोला जा सकता है। मैम सरफेस का और सोर्स का बताइए एक बार। हेलो मैम यूनिक मीन्स अनोखा। आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही, वो बोल रही है यूनिक मीन्स अनोखा बोल रही है, ऐसा उन्होंने बोला, यूनिक मीन्स अनोखा, ऐसा वो बोल रही है। हाँ अनोखा भी बोला जा सकता है, इसमें एकदम अनोखा मतलब वर्ड यूज कर सकते हैं पॉजिटिव के लिए, तो इसमें हम पॉजिटिव के लिए लेते हैं कुछ एक अलग कैरेक्टर जो आपको दूसरों से अलग दिखाता हो, वो इसमें लिया जा सकता है। जैसे अनोखा वर्ड तो एकदम बोलते हैं सुंदर किसी उसके लिए लिया जा सकता है, बट इसमें ये नहीं लिया जा सकता जो आपका कुछ ऐसा गुण जो दूसरों से आपको अलग करता है। सरफेस का क्या बताया मैम आपने? सरफेस का आता है सतही, सतही सील गुण, ट्रेट यानी कि सील गुण। और सोर्स का यानी कि स्रोत, स्रोत सील गुण। मैम सरफेस का प्रमुख भी बोल सकते हैं ना? जी प्रमुख मतलब सरफेस का, सरफेस का प्रमुख पता नहीं मतलब सॉरी, बट बुक में यही लिखा है, ये नाम दिया गया है। जी मैम। हाँ इसमें ये तो वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने। कम ट्रेट थ्योरीज में आता है इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म। इंट्रोवर्जन वही इंट्रोवर्ट टाइप जी पर्सनैलिटी आपको बताई थी, उसी से रिलेटेड है ये, जो अंतर्मुखी, जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अपने ज्यादा लोगों से घुलना मिलना उनको पसंद नहीं होता है। एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं ये क्या करते हैं, थोड़े खुले नेचर के होते हैं, जिनको सामाजिक कार्य करना पसंद होता है, समाज में घुलना मिलना पसंद होता है, दूसरों से बातें करना पसंद होता है। न्यूरोटिसिज्म क्या होते हैं, ये थोड़े नेगेटिव टाइप के पर्सन जिनको बोला जा सकता है, इन चीजों में हर जगह नकारात्मक चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनमें सामाजिकता, इन सब चीजें तो नेगेटिव रहेंगे तो इन सब चीजों की भी इनमें कमी होती है।
इसमें इनका एक और रीजन भी हो सकता है इस प्रकार का होने का कि ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपनी इच्छाओं को ना दबा के रखते हैं, जिसके कारण इनका ऐसा बिहेवियर भी हो सकता है। अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, अपनी इच्छाओं को दूसरों को बताते नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है इनका। बाकी आता है साइकोटिसिज्म में आता है कि ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से इनका बिहेवियर जो होता है वो मानसिक रूप से थोड़ा अलग हो सकता है। मनोरोग जिसको भी बोला भी जा सकता है इसमें डायरेक्ट। ये लोग क्या करते हैं, थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे एकदम गुस्सा करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। समझने की कोशिश कैसे करेंगे, इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती है, अपने आप को इतना कंट्रोल करने की पावर ही नहीं होती है। इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये यहाँ पर खत्म हो गया है। मैंने आपको बताया था, वैसे ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये मैंने आपको बताया था कि आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, इनको दीवार पे चिपका लीजिएगा, आपको नाम याद हो जाएंगे सभी के। कल हम पढ़ेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी, आप लोग देख के आइएगा इसको क्या क्या है इसमें, तो आपको समझ में आएगा फिर जल्दी से। मैम टाइप ए टाइप बी क्लासिफिकेशन किसकी है? फ्राइडमैन ये इनका रोसमैन दोनों आता है, दोनों के साथ, ये दोनों इसमें आते हैं। हाँ जी, नहीं समझ नहीं आया, सब इकट्ठे बोले ना इसलिए समझ। फ्राइडमैन, फ्राइड मैम आप ये शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सारी चीज लिखी नहीं जा सकती। हाँ नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगी इसको। आपने सोर्स का क्या बताया था मैम? सोर्स का स्रोत बोलते हैं ना, जिसको मूल बोला जाता है। हिंदी पूछ रहे हैं ना? हाँ जी मैम, हिंदी पूछ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं इसका। एक्सप्लेनेशन। देखिए, सोर्स टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है कैसे होते हैं, इन लोगों को ना अपने तरीके से चलना पसंद होता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पसंद होता है, अपने टारगेट खुद तैयार करना पसंद होता है, अपने काम को खुद करना उनको अच्छा लगता है, थोड़े से इमोशनल टाइप के पर्सन होते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।